निशा जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। क्यारा उनसे मिलने कार्तिक के घर पहुंची। उस वक्त हरजी ऑफिस में और कार्तिक हॉस्पिटल में था। कीर्ति का बिहेवियर क्यारा को अंदर तक कचोट गया। उसे इतना प्यार जताने वाली कीर्ति ने आज उससे मुंह फेर लिया था। कीर्ति भारी मन से निशा जी के पास आई। उसे देखकर निशा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्यारा, कैसी है अब आपकी तबीयत? क्यारा ने उनके पास बैठते हुए कहा। निशा जी, मच बेटर नाउ। क्यारा कुछ पल रुककर, आंटी, आपने क्यों किया ऐसा? निशा जी स्माइल करते हुए, मैंने किया? तुमने किया? जो भी किया, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। क्यारा, इस बात को आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी आपने किसी को सच नहीं बताया। निशा जी, मैं क्यों तुम्हारे लिए सबको सफाइयाँ देती फिरूं? निशा जी ने कंधे झटकते हुए कहा। क्यारा दर्द भरी मुस्कान के साथ, यह सब आपने जानबूझकर किया ना? निशा जी, जिस सवाल का जवाब पता हो वो सवाल नहीं करना चाहिए। क्यारा, आपने क्यों सबकी नजरों में मुझे इतना गिरा दिया? निशा जी, करना पड़ा, क्या करूं? सीधी बातें तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें कितनी बार प्यार से समझाया था कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आया। क्यारा दुखी मन से, आपको सचमुच लगता है कि मैं आपके बेटे के लिए इतनी बुरी हूँ? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सिर्फ कार्तिक को दिल से चाहा, बस यही मेरी गलती है। निशा जी पूरे एटीट्यूड के साथ, नो नो, ये तुम्हारा इमोशनल ड्रामा कार्तिक पर असर कर सकता है, मुझ पर नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह प्यार, यह चाहत तो बंदे की हैसियत देखकर यूं ही हो जाती है। क्यारा मुस्कुराते हुए, अगर मैं कहूँ कि आपके ये सब करने के बावजूद कार्तिक को मुझ पर पूरा भरोसा है तो? निशा जी वार्निंग भरे लहजे में, यह तो एक छोटा सा वार था जिसने तुम्हारे विश्वास की नींव को हिला दिया। सोचो तुम्हारा रिश्ता कितनी देर कायम रह पाएगा। मैं अपने बेटे को तुम्हारे चंगुल से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। क्यारा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके बेटे को खुद से आजाद किया। पर एक बात याद रखिएगा, कहीं आपका ये प्यार आपके बेटे को आपसे ही दूर ना कर दे। क्यारा ने यह कहकर अपने कदम घर के बाहर की तरफ बढ़ा लिए और मन ही मन में खुद को एक मुश्किल फैसले के लिए तैयार कर लिया। सुबह से अयांश जो गायब हुआ फिर आरजू के सामने नहीं आया। नहीं तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था आरजू से मिलने का, उसे देखने का। आरजू को भी इन सब की आदत हो चुकी थी। अयास का कोई कॉल या मैसेज ना देकर आरजू का मन गुस्से से भर गया। रात को डिनर करने बैठी तो उसके जहन में अयास की कई बात गूंज उठी। जान, आज डिनर डेट पर चलोगी? ये बात याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका मन बोल उठा, काश ये सच हो पाता। ये सोच मन में आते ही उसका खाने का मन नहीं हुआ। अयास पर गुस्सा जताने के लिए वो जानबूझकर छत पर अपने कमरे में जाने के लिए देरी से पहुंची तो अयास को अपना इंतजार करते हुए वहीं खड़ा पाया जहां वो हमेशा खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। आरजू उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अयास ने दीवार के बिल्कुल नजदीक आते हुए धीमी आवाज में कहा, ओ हेलो मैडम, बंदा तुम्हारे इंतजार में पलके बिछाए बैठा है और तुम नजर उठाकर देख भी नहीं रही। आरजू, अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी। सुबह से एक भी कॉल या मैसेज किया तुमने? वैसे तो बड़े बड़े डायलॉग फेंकते हो कि तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे चैन नहीं। झूठे कहीं के। अयास जो उसकी मासूम शिकायतें सुनकर मुस्कुरा रहा था, उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो? आरजू नाराजगी जताते हुए, इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। आरजू ने जैसे ही कदम बढ़ाने चाहे, अयास ने प्यार से कहा, आरजू रुको ना प्लीज। पूरे दिन के इंतजार के बाद यही चंद लम्हे तो मिलते हैं हमें एक दूसरे के दिल की बात कहने सुनने के, और उसमें भी तुम नाराज होकर जा रही हो। सॉरी अगर तुम्हें मेरी किसी बात ने हर्ट किया हो। अयास ने अपने बाएं कान को पकड़ते हुए कहा। आरजू उसकी तरफ मुड़ते हुए, इट्स ओके। वैसे इतने बिजी कहाँ थे पूरे दिन? अयास मुस्कुराते हुए, मैं ना अपनी स्वीट सी गर्लफ्रेंड के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। आरजू चहकते हुए, कैसा सरप्राइज? अयास, वो जानने के लिए तुम्हें हमारे बीच की ये छोटी सी दीवार क्रॉस करनी पड़ेगी। आरजू, मैं कैसे करूंगी?
अयास मुस्कुराते हुए, जान वैसे ही जैसे उस दिन की थी जब मुझसे मिलने आई थी। उसकी बात सुनकर आरजू ने झेपते हुए दांतों तले अपनी जीभ को दबा लिया। फिर रूम में से एक छोटे से स्टूल को लाकर दीवार के साथ रखते हुए दीवार को क्रॉस करने लगी तो अयास ने दूसरी तरफ से अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे थाम लिया। एक हाथ से आरजू की आंखों को ढककर बड़े प्यार से उसका हाथ थामते हुए अयास उसे सीढ़ियों से ले जाते हुए लिविंग रूम में ले आया और उसकी आंखों से अपना हाथ हटा लिया। वहां चारों तरफ देखकर आरजू का चेहरा खुशी से खिल गया। पूरे लिविंग एरिया अरोमा कैंडल्स और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ था। कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी और साथ में धीमी आवाज में चल रहे म्यूजिक ने माहौल को बहुत मनमोहक बना दिया था। इन सबके बीचों बीच एक टेबल को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था और उसके ऊपर रखे एक बड़े से बाउल को भी गुलाब की पंखुड़ियों और फ्लोटिंग कैंडल्स से डेकोरेट किया गया था। यह सब देखकर आरजू खुशी से चहकते हुए बोली, अयांश ये सब। अयांश रोमांटिक अंदाज में, सिर्फ तुम्हारे लिए, ए स्पेशल डिनर डेट फॉर ए स्पेशल गर्ल। अयांश ने उसका हाथ थामते हुए टेबल के साथ लगी हुई चेयर पर बिठाते हुए उसकी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। फिर उसकी तरफ ड्रिंक का गिलास बढ़ा दिया और अपने गिलास को उसके गिलास से टकराते हुए कहा, दिस इज फॉर आवर स्पेशल मोमेंट्स। आरजू थोड़ा हिचकिचाते हुए, अयांश मैं ड्रिंक नहीं करती। अयांश मुस्कुराते हुए, आई नो यार, डोंट वरी, ये मॉकटेल है। ड्रिंक पीने के बाद अयांश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेट्स डांस। दोनों डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि अयांश ने आरजू के करीब जाकर कहा, तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। तुम्हारे बिना तुम्हारा अयांश कुछ भी नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। आरजू ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा तो अयांश ने मोहब्बत से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरजू को अपनी बाहों में खोया देखकर अयांश ने उसके कान के नजदीक जाकर कहा, जान आई थिंक ये डिनर डेट है तो हमें डिनर भी कर लेना चाहिए। आरजू ने जल्दी से उससे अलग होते हुए शर्माते हुए अपनी नजरों को झुका लिया तो अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह झुकी सी पलकें दीवाना मुझे कर गईं। आरजू मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बस करो अब, चलो डिनर कर लेते हैं। भूख लगी है यार, मैंने आज डिनर भी नहीं किया था। अयांश, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि मैं ये सब प्लान कर रहा हूँ? आरजू, प्यार में ऐसा ही होता है, बात एक के दिल में होती है और दूसरा उसके बिना कहे ही सुन लेता है। डिनर के बाद आरजू अयांश की बाहों को थामे बैठ जाती है। कुछ पल की खामोशी के बाद अयांश ने पूछा, क्या सोच रही हो? आरजू उसकी बाह पर अपनी पकड़ कसते हुए, अयांश मुझे बहुत डर लग रहा है। अयांश, किस बात का? आरजू, पापा इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो? तुम पापा को जानते नहीं हो, उनके उसूल उनके लिए सबसे बढ़कर हैं। अयांश, तुम शायद मुझे नहीं जानती, मैं भी जो प्रॉमिस करता हूँ उसे निभाता हूँ, चाहे जो हो जाए। तुम्हें अपने अयांश पर भरोसा है ना? आरजू, भरोसा है तभी तो इस वक्त अपने पूरे परिवार की मर्जी के बिना मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। अयांश, मैं तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मैंने डैड से बात कर ली है, वो अगले हफ्ते यहाँ पहुँच जाएंगे और तुम्हारे पापा से बात करेंगे। आरजू, पर यह बहुत मुश्किल होने वाला है। अयांश, प्यार में आसान तो कुछ नहीं होता, पर प्यार किया तो डरना क्या। मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान तक लगा दूंगा, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अयान से मिलने के बाद आरजू अपने रूम में वापस आ पहुंची। अयान से मिलने की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो अपनी दोनों बाहें फैलाए बिस्तर पर एक झटके से जा गिरी। फिर अगले ही पल अयास के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करके शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। मेरे बारे में सोच सोच कर शर्मा रही हो ना? अयास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। अपने सामने अयास को देखकर बोली, तुम यहाँ? अयास उसके होठों पर उंगली रखते हुए चुप। आरजू को अंदाजा हुआ कि वो अचानक कितनी तेज आवाज में बोल उठी थी। उसने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा, अयांश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अयांश, रिलैक्स यार, चला जाऊंगा। कुछ बहुत जरूरी था जो मैं तुम्हें देना चाहता था। आरजू, क्या? जिसके बिना हमारी डिनर डेट अधूरी है, अयांश ने आरजू के करीब कहा। आरजू अयांश की नजरों में झांकते हुए, ऐसा क्या रह गया? अयांश, बता दूं?
आरजू ने हामी से रिलाया तो अयांश उसके थोड़े और करीब हो गया, जिससे आरजू की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गईं और उसने अपनी पलकें झुका ली। अयांश उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा उठा और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए उसके सामने घुटने के बल बैठ गया। तो आरजू की नजरें हैरानी से उसकी तरफ उठ गईं। अयांश ने उसके बाएं हाथ को पकड़ते हुए उसकी तीसरी उंगली में रिंग पहनाकर उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, अब दिल का दिल से रिश्ता जुड़ चुका है। अब तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। जल्दी से मेरी जिंदगी में शामिल होकर उसे रोशन कर दो। उसकी बातें सुनकर आरजू इमोशनल हो गई और उसके सीधे खड़े होते ही उसके सीने से लग गई। अयास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की जुबान भले खामोश थी, पर दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत की तपिश को महसूस कर पा रहे थे। कुछ पलों बाद अपनी फीलिंग्स को काबू में रखते हुए अयांश, बहुत लेट हो रहा है, अब तुम्हें जाना चाहिए। अयास मुंह बनाते हुए, बिल्कुल मन नहीं है जाने का। आरजू प्यार से, पर जाना तो पड़ेगा ना। अयास मायूसी से जाने के लिए रूम से बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है तो आरजू आवाज लगाती है, अयांश। अयांश पलट कर देखता है और पूछता है, क्या हुआ? आरजू जल्दी से उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, गुड नाइट। इस प्यारे से एहसास से अयांश का मन गुदगुदा जाता है और वो आरजू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब तो मैं पक्का नहीं जाने वाला। आरजू उसे मुस्कुराते हुए रूम से बाहर धकेलते हुए, अयांश प्लीज जाओ ना। अयांश, ओके बाबा, जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। दीवार क्रॉस करके उसने आरजू के रूम की तरफ देखा तो आरजू की निगाहें अब भी उसी पर थी। अयांश ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस भेजते हुए मुंह में ही कहा, आई लव यू। तो आरजू ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरों को झुका लिया। कार्तिक क्यारा के आने का रास्ता देख रहा था। कुछ ही पलों में क्यारा उसके सामने थी। क्यारा खामोशी से उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई तो कार्तिक ने बात शुरू करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने मिलने के लिए बुलाया। मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। क्यारा, यही बात करना चाहते हो कि मैंने आंटी के साथ ऐसा क्यों किया, या और कोई सवाल? क्यारा ने सटीक लहजे में कहा। कार्तिक, कम ऑन क्यारा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई नो तुम सपने में भी मॉम के साथ इतना गलत नहीं कर सकती, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुम मेरी मॉम को बहुत गलत समझ रही हो। जरूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम दोनों के बीच, बट डोंट वरी क्यारा, हम मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। आखिरकार एक ही घर में तुम दोनों को एक साथ रहना है, तो दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्यारा, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बात कह दूं? कार्तिक, हाँ बोलो ना क्यारा। क्यारा, कार्तिक प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी फैमिली में खुद को एडजस्ट कर पाऊंगी, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कार्तिक को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। वो एकदम से बोला, क्या? क्या कहा तुमने क्यारा? क्यारा, भाई जो तुमने सुना। हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक, ये क्या बकवास है क्यारा? मुझे समझ नहीं आती आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। क्यारा, तुम कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती हो। क्यारा संजीदगी से, कार्तिक मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। कार्तिक गुस्से से, मुझे लगता है शादी दो लोगों के बीच होती है, तो उसे तोड़ने का फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? क्यारा, तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहो तुम सोच सकते हो, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये कहते हुए क्यारा ने अपने हाथ से कार्तिक की पहनाई हुई अंगूठी निकालते हुए उसके हाथ में थमा दी। ये कहकर उठकर जाने लगी तो कार्तिक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और इमोशनल होते हुए कहा, क्यारा प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या मेरी किसी बात ने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया? बोलो ना क्या हुआ। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, यूं रिश्ते तोड़े नहीं जाते क्यारा। क्यारा सॉरी, पर मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। क्यारा ने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा और जल्दी से वहां से निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए। कार्तिक सॉफ्ट सा वहीं खड़ा क्यारा को अपनी आंखों से उससे दूर जाते हुए देखता रहा। एक तरफ आरजू अयांश अपने दिल में नए सपनों की उड़ान भर रहे थे, वहीं कार्तिक और क्यारा के सारे सपने एक लम्हे में टूटकर बिखर गए थे। क्यारा ने कार्तिक से ये बातें कैसे कहीं, यह उसका दिल ही जानता था।
इससे ज्यादा देर वो कार्तिक का सामना नहीं कर पाती, इसलिए उसने जल्दी से वहां से निकलना ही बेहतर समझा। वो चल तो रही थी, पर उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो जिल कदमों से मुश्किल से घर तक का फासला तय कर पाई, और घर पहुंचते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज वो अपनी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सारे अरमान, सब कुछ अपने आंसुओं के साथ बहा देना चाहती थी। उर्मी जी ने जब क्यारा को इस हालत में देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने जल्दी से उसे छोटे बच्चे की तरह सीने में छुपा लिया। ऐसा करने से क्यारा का रोना सिसकियों में बदल गया। उसकी हालत देखकर उर्मी जी का मन तो बुरी तरह से घबरा गया। उन्होंने क्यारा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, बच्चे क्या हुआ? तेरी ये हालत नहीं देख सकती मैं। तुम्हारी मम है ना तुम्हारे पास? बोलो बेटा, क्या हुआ है? ये कहते हुए उनकी आंखें भी भर आईं। क्यारा रोते हुए, सब खत्म हो गया मम। मैंने अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। उर्मी जी उसके आंसू पोंछते हुए, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। उर्मी जी ने उसे पानी पिलाते हुए कहा। जब क्यारा को संभल गई, तब उर्मी जी ने अपना सवाल दोहराया, अब बता बच्चे, क्या हुआ है? क्यारा ने आंसू बहाते हुए निशा की हर एक बात से लेकर कार्तिक से रिश्ता तोड़ने तक की सारी बातें उन्हें बता दी। उर्मी जी ने उसे संभालते हुए अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, क्यारा, मानती हूँ निशा जी ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था, पर कार्तिक का कहना भी ठीक है, हर मुश्किल का हल होता है। कार्तिक को अगर तुम प्यार से समझाती तो वो तुम्हारी बात जरूर समझता। इतना तो मैं कार्तिक को जानती हूँ। फिर भी तुमने ये करने की बजाय अपने और कार्तिक दोनों के हिस्से में दर्द को क्यों चुना? क्यों अपना रिश्ता बचाने की मुमकिन कोशिश भी नहीं की? क्यारा, आपकी बात मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ मॉम। आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं कोशिश करती तो कार्तिक शायद मेरी बात समझ भी जाता। पर मॉम, मैंने उस दिन कार्तिक की मॉम की आंखों में एक जुनून देखा। मुझे अपने बेटे की लाइफ से बाहर निकाल देने का जुनून। अपनी इस जिद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आज मैं कार्तिक को कन्विंस कर भी लूं, पर उसकी मॉम फिर से कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देंगी जिससे हमारे रिश्ते में दरार आ जाए। इन रिश्तों की लड़ाई में मेरा कार्तिक पिसकर रह जाएगा। ना वो अपनी मॉम के खिलाफ हो पाएगा और ना ही मुझसे पूरी तरीके से रिश्ता निभा पाएगा। मम, मान लो अगर मैं सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उस घर में शादी करके चली भी जाऊं, तो हर रोज आपकी बेटी को रिश्तों की आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कार्तिक और मेरा रिश्ता हर रोज करवाहट की बलि चढ़े। इससे बेहतर यही है ना मम, कि हम उस रास्ते पर जाएं ही ना, जिसकी आगे चलकर कोई मंजिल ना हो। ये कहते कहते क्यारा की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। उर्मी जी, मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ, पर क्या तुम कार्तिक के बिना रह पाओगी? क्यारा, कभी किसी को मुकम्मिल जहान मिल ही नहीं सकता। शायद मेरी किस्मत की लकीरों में मेरे कार्तिक का साथ यहीं तक था। कार्तिक समंदर के किनारे खामोश बैठा लहरों के शोर को सुन रहा था। आज इन लहरों के शोर में भी इतनी ताकत नहीं थी कि उसके मन के शोर को दबा देती। जब दर्द हद से ज्यादा गुजर गया तो वो जोर जोर से चिल्ला दिया, पर यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो चिल्लाकर कहने लगा, क्यों क्यारा, क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा। तुम्हारे लिए मैं अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा हो गया, और तुमने कितनी आसानी से मेरे साथ हर एक रिश्ता तोड़ लिया। क्यों? क्या मेरे प्यार की कीमत यही थी तुम्हारी जिंदगी में? क्यों क्यारा, ऐसा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? इतनी हार्टलेस कैसे हो गई तुम क्यारा? ये कहते हुए वो वहीं घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा और न जाने कितनी देर आंसू बहाता रहा। फिर खुद को मजबूत करते हुए कहने लगा, इट्स ओके क्यारा, अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो ना, तो मैं भी तुम्हारे बिना जीना सीख लूंगा। कार्तिक अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि उसका फोन बज उठा। अयांश का नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। आज शायद उसे अयांश की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो उसके हर दुख सुख में भागीदार था। उसने भारी मन से फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही अयांश की आवाज सुनाई दी। हे जोजो, कैसा है तू? तुझे पता है, आई मिस यू ए लॉट। और तू ज्यादा बिजी है क्या आजकल? कितने दिन हो गए तूने फोन ही नहीं किया। भूल गया क्या मुझे? कार्तिक मुश्किल से इतना बोल पाया। हॉस्पिटल में थोड़ा बिजी था यार।
अयास, तू ठीक है? कार्तिक, हाँ, क्यों पूछ रहा है? अयास, तू ठीक नहीं है। आज पहली बार तूने जो जो कहने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब तू ठीक नहीं है। कार्तिक, नहीं यार, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, बस उसी में उलझा हुआ था, बस इसलिए ध्यान नहीं दिया। सुन, मैं बाद में फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ। यह कहते ही कार्तिक ने अयास की बात सुने बिना फोन काट दिया। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो जरूर है, अयास के मन ने कहा। अयास उसी झील किनारे आरजू का पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार करते हुए अयास के चेहरे पर बार बार स्माइल आ जाती थी। आज उसे यह इंतजार भी बहुत खुशी दे रहा था। सॉरी सॉरी अयास, काफी देर से इंतजार कर रहे हो ना? मैं जल्दी निकलने वाली थी, माँ ने किसी काम के लिए रोक लिया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? आरजू ने आते ही एक सांस में बोलना शुरू कर दिया। अयास उसकी मासूम सी बातों पर मुस्कुरा दिया और खुश दिली से आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए बोला, अरे यार, तुम इतनी प्यारी हो कि अगर मैं चाहूं भी फिर भी तुमसे नाराज हुआ ही नहीं जाता। आरजू भी उसके आगोश में सिमट गई और एक सुकून महसूस करने लगी, जिसे वो हमेशा अयास की बाहों में महसूस करती थी। अयास, तुमसे एक बात पूछूं? आरजू ने उसकी बाहों में सिमटे हुए कहा। अयास उससे अलग होकर उसके चेहरे को हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए, तुमसे कितनी बार कहा है, यह कुछ भी पूछने से पहले यह सवाल मत पूछा करो, सीधे सीधे जो मन में हो बोल दिया करो। अब जल्दी से बोलो, क्या बात है तुम्हारे मन में? आरजू, अयास, मैं जल्दी से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अयास उसका हाथ पकड़कर सीरियस होते हुए, चलो फिर मेरे साथ। आरजू ना समझी से, लेकिन कहाँ? अयास, यहाँ पास में ही एक मंदिर है, वहां अभी चलकर शादी कर लेते हैं। आरजू उसकी बात सुनकर हैरानी रह जाती है और कंफ्यूज होते हुए कहती है, लेकिन अयास, ऐसे कैसे हम शादी कर सकते हैं? आरजू के भोलेपन को देखकर अयास अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, कितनी सीरियस हो गई। आई एम जस्ट जोकिंग यार। अयास को इस तरह हंसते हुए देख आरजू को बहुत गुस्सा आया और उसने अयास को दोनों हाथों से पीछे धकेलते हुए कहा, मजाक लग रहा है ना ये सब तुम्हें? तुम्हें एहसास भी है इन दिनों मैं किस हालत से गुजर रही हूँ? पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर पापा इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो, अगर हम एक नहीं हो पाए तो। इट्स नॉट फनी अयास, ये पूरी लाइफ का सवाल है। ये कहते हुए आरजू की आंखों में आंसू छलक आए। आरजू की आंखों में आंसू देखकर अयास को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका मजाक आरजू को कितना हर्ट कर जाएगा। उसने आरजू के करीब आकर उसे गले से लगाना चाहा तो आरजू ने उसे फिर से पीछे धकेलते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दूर हटो मुझसे। अयास ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और खुद के करीब करते हुए संजीदगी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब मजाक है? तुम्हें लेकर मैं सीरियस नहीं हूँ। अरे जिंदगी हो तुम मेरी, और मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। अयास अपनी आरजू को लिए बगैर कनाडा वापस नहीं जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। अयास ने आरजू के आंसू साफ करते हुए कहा तो आरजू उसके सीने से लग गई और बोली, अयास, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अयास उसको बाहों में भरते हुए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मम, अब आपकी तबीयत कैसी है? कीर्ति ने अपनी मम के रूम में आकर पूछा। निशा जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कीर्ति, मम, आपसे एक बात पूछूं? निशा जी, पूछो ना। कीर्ति, आप मुझसे और भाई से कितना प्यार करते हो? निशा जी, ये कैसा सवाल है? अब अपने बच्चों के लिए अपने प्यार को मुझे साबित करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। कीर्ति, फिर तो आप हम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। निशा जी, आप कोर्स बेटा, ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ चाहिए क्या? कीर्ति, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। जब आप हम दोनों की खुशियां चाहती हैं तो आप भाई से उनकी खुशियां छीनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उसकी बात सुनकर चौंकते हुए, ये क्या बकवास कर रही हो कीर्ति? कीर्ति, मेरी बात सुनकर आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है? सच ही तो कह रही हूँ मैं। निशा जी गुस्से से, दिमाग खराब हो गया है तेरा, कुछ भी बोले जा रही है। कीर्ति, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही। मैं जानती हूँ क्यारा भाभी ने आपको बीपी की टेबलेट ही दी थी, पर आपने उसे बदल दिया ताकि सारा इल्जाम क्यारा भाभी पर आ जाए।
और वो सबकी नज़रों में बुरी बन जाए, है ना मॉम? कीर्ति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर निशा जी के चेहरे का रंग उड़ गया और अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने मजबूत लहजे में कहा, किसके बहकावे में आकर तुम अपनी मॉम से ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं ये सब कर सकती हूँ? कीर्ति, कल तक मुझे भी यही लगता था कि मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उस दिन हॉस्पिटल में जब क्यारा भाभी ने आपके खिलाफ बातें कहीं तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया कि कभी उनसे बात नहीं करूंगी। पर अब पता चला कि वो सच ही कह रही थी। आपने बहुत हर्ट किया है मुझे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी मम ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। निशा जी, बेटा झूठ है ये सब। कीर्ति ने दुख भरे लहजे से कहा, काश ये झूठ होता, लेकिन अफसोस ये सच है। आपको पता है मैं हमेशा ब्लॉग बनाती रहती हूँ। उस दिन जब भाभी घर आई तो उस दिन भी मैं भाभी के साथ ब्लॉग बना रही थी। आपको याद है उस दिन मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, मैं लेट हो रही थी। जब मैं आपसे बाय बोलने आई तो मेरा कैमरा आपके रूम में छूट गया और कोइंसिडेंट देखिए मॉम, मैं कैमरा रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गई और आपकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई। आपने किस तरह भाभी की दी हुई टेबलेट को पास पड़े बॉक्स में फेंक दिया और जब भाभी पानी लेने गई तब आपने तकिए के नीचे से दूसरी टेबलेट निकालकर अपने हाथ पर रख ली। अब भी आप यही कहेंगी कि यह सब झूठ है? क्यों किया मम आपने ऐसा? क्यों भाई भाभी का इतना प्यार भरा रिश्ता तोड़ना चाहती हैं आप? ये सब देखकर निशा जी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी चाल उनके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। उनके दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कीर्ति को क्या कहें। कांग्रेचुलेसन मॉम, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रही। तभी पीछे से आई कार्तिक की आवाज ने निशा जी के होश उड़ा दिए। कांग्रेचुलेसन मॉम, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रही। यह कहते हुए कार्तिक की आंखों से आंसू बह उठे। आज उसका उसकी मम पर से विश्वास चकनाचूर हो गया। क्यारा के ठुकराए जाने के बाद वो खुद को अभी संभाल भी नहीं पाया था कि इस झटके ने उसके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दिया था। आज 2 दिन बाद उसने हॉस्पिटल से घर पाँव रखा था, वो भी डैड के कहने पर। क्यारा को लेकर वो इतना उलझ गया था कि उसे कोई सुध ही नहीं थी। घर आकर जब वो अपनी मम से मिलने आया तो कीर्ति और मम की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्तिक ने अपने आंसू पोंछकर मम के कमरे में कदम रखा और अपनी पॉकेट से क्यारा की वापसी की हुई रिंग निकालकर अपनी मम को थमाते हुए कहा, खुश हो जाइए मम, क्यारा ने यह शादी करने से इनकार कर दिया है। यह कहकर जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा तो निशा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा मेरी बात तो सुनो। उनकी बात सुनकर कार्तिक के मन में दवा लावा फूट पड़ा और दर्द उसकी आंखों से बह गया और वो बोला, क्या सुनूं मम? कुछ और सुनने को बाकी ही नहीं रह गया। मम आप जानती हैं इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पर करता था, या यूं कहो ब्लाइंड ट्रस्ट करता था आप पर। आपने क्या किया? मेरे ट्रस्ट की तो धज्जियां ही उड़ा दी। मम अगर आपको क्यारा पसंद नहीं थी तो आपने तभी क्यों नहीं बोला? साफ लफ्जों में कह देती कि मैं क्यारा से तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना आज लग रहा है। आपने अपने बेटे के साथ ऐसा खेल खेला। आपने अपने कार्तिक का विश्वास ही नहीं, उसे ही तोड़ दिया आज। अब मुझे लगता है उस दिन जो क्यारा कह रही थी सब सच ही था। मैंने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया क्योंकि सवाल मेरी मम का था, वो मम जो इस कार्तिक की दुनिया थी। आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी। ये कहते कहते कार्तिक रोते हुए अपने घुटनों के बल जा गिरा। कीर्ति की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। निशा जी अपने सामने अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए देख रही थी। कीर्ति कार्तिक को संभालते हुए उसे अपने कमरे में ले आई। नींद आना तो आज इम्पॉसिबल था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी खुद की मॉम ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। बेड के साइड टेबल पर रखी उसकी और क्यारा की तस्वीर देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने तस्वीर को उठाते हुए कहा, कल तक मन में हजारों सवाल थे कि मेरी क्यों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर अब लगता है जो तुमने किया बिल्कुल सही किया। ऐसे रिश्ते से आज़ाद हो जाना ही बेहतर है जिसमें तुम्हारा होने वाला पति तुम पर ट्रस्ट ना करे और साथ शादी से पहले ही ऐसी चालें चले। आई एम सॉरी क्यारा, मैं हमारे रिश्ते को संभाल नहीं पाया। मैंने प्यार तो कर लिया पर उसे निभाना नहीं आया। इस वाकया के बाद
से कार्तिक और कीर्ति ने अपनी मम से बातचीत करना लगभग बंद ही कर दिया था। एक ही घर में रहते हुए भी वो अजनबी बनकर रह गए थे। कार्तिक ज्यादातर हॉस्पिटल में बिजी रहता, घर आता तो भी बिल्कुल खामोशी रहता। उसकी यह खामोशी और बेरुखी निशा जी के मन को अंदर तक कचोट जाती। एक घर में रहते हुए भी उनके बच्चों ने मन से उनका रिश्ता तोड़ लिया था। निशा जी की ऐसी हालत देखकर हर्ष जी ने निशा जी से कहा, मैंने पहले ही समझाया था कि ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे बच्चे ही तुमसे दूर हो जाएं, लेकिन तुमने मेरी बात को समझा ही नहीं। क्या हासिल हुआ ये सब करके? खुद तो दुखी हो ही, सोचो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटे पर क्या गुजर रही होगी। एक माँ होकर भी तुमने अपने बेटे की खुशियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये हफ्ता खत्म हो चुका था। अयान से आरजू की परेशानी अब देखी नहीं जा रही थी। डैड यार, आप कब आ रहे हो? मैं जल्द से जल्द सब कुछ सुलझाना चाहता हूँ। आरजू के मन से उसका डर दूर करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर सुकून देखना चाहता हूँ। उसकी बेचैनी मुझे तड़पा देती है डैड। प्लीज कम फास्ट। डैड, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। अयास ने विराज जी को फोन करके लगातार बोलना शुरू कर दिया। विराज जी, ओ बेटा जी, मेरी बात भी सुन लो। विराज जी ने अयास को टोकते हुए कहा। अयास, बोलिए डैड, पहले आप ही बोलिए। विराज जी, मैं परसों तुम्हारे पास पंजाब पहुंच जाऊंगा। अयास खुशी से झूम कर, सच बोल रहे हो डैड? विराज जी, यस माय सन। अयास, थैंक यू डैड, एंड आई लव यू सो मच। विराज जी, आई लव यू टू अयास। बस कल का दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयास ने फोन काट कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा। अगले पूरे दिन अयास अनाथ आश्रम के काम में बिजी था। आरजू से मिलना तो दूर, उससे फोन पर भी बात नहीं हो पाई। वो जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहता था। रात को खाने के बाद थके होने के बावजूद आरजू को एक नज़र देखने की कसक ने उसकी आंखों से नींद को गायब कर दिया था। एक बार फिर छत की दीवार क्रॉस करते हुए आरजू से मिलने पहुंच चुका था। अयास को अचानक वहां देखकर आरजू ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, देखना, तुम्हारी ऐसी हरकतों से मुझे एक दिन हार्ट अटैक हो जाना है। अयांश, ओए, कितनी बार मना किया है, ऐसी बातें मत किया करो। और ये क्या बात हुई, सुबह से ना कोई कॉल ना मैसेज। आरजू, मैं जानती थी कि तुम कितने जरूरी काम में उलझे हुए थे। मैं बेवजह तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो, बार बार करो। अयास ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आरजू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है अयास, मैं तुम्हें हर रोज बार बार डिस्टर्ब करूंगी। हैप्पी, अब तुम जाओ यहाँ से। किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या यार, तुम हमेशा मुझे भगाने की ताक में रहती हो। सुबह से तुम्हें एक नज़र देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अयास ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अयांश के मासूम चेहरा को देखकर आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अयांश जी, अब तो देख लिया, अब जाओ। अयांश झूठा गुस्सा दिखाते हुए, जा रहा हूँ, वैसे बताना चाहूंगा कि कल डैड आ रहे हैं। अयांश वापिस आने को मुड़ा तो आरजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अयांश ने मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखा। आरजू ने उसके पास जाकर उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, कल सब बदल जाएगा, बहुत डर लग रहा है। अयांश, सब ठीक होगा ना? उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। अयास ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए, सब ठीक होगा, हमारे सच्चे प्यार को मंजिल जरूर मिलेगी, बस तुम्हें अपने अयास पर भरोसा रखना होगा। आई लव यू, एंड आई ऑलवेज लव यू। आई लव यू टू, कहते हुए आरजू उसके सीने से लग गई और अयास ने उसे बाहों में भर लिया। तभी पीछे दरवाजे पर किसी के होने के अंदेशे से उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। वो दोनों एकदम से इतने शॉक्ड थे कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वो एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं। अपने सामने अविनाश जी को देखकर आरजू के हाथ पैर तो जैसे ठंडे पड़ गए। डर के मारे उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। अयाज भी उन्हें अपने सामने देखकर एकदम से घबरा गया। फिर हिम्मत बटोरते हुए बोला, अंकल, मैं आपको बताता हूँ। उन दोनों को इस तरह देखकर अविनाश जी गुस्से से आग बबूला हो चुके थे, जिसकी गवाही उनकी लाल आंखें साफ साफ दे रही थी। उन्होंने अयाज की बात सुनने से पहले ही उसे कॉलर से पकड़ते हुए, तुम क्या बताओगे मुझे? ये सब देखने के बाद अब तुम क्या बताओगे? अयाज, मैं ये बताना चाहता था कि मैं और आरजू, इससे पहले वो अपनी बात को कह पाता, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारते हुए अविनाश जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की?
उनके अचानक ऐसा करने से अयास मुश्किल से गिरते गिरते बचा। आरजू तो यह देखकर सहम सी गई। वो तो शुरू से ही अपने पापा की ऊंची आवाज से सहम जाती थी, और आज उन्हें इतने गुस्से में देखकर उसकी तो जैसे सांसें थम सी गई थी। शोर सुनकर साहिल भी अपने रूम से बाहर निकल आया और क्या हुआ यह समझने की कोशिश करने लगा। अयांश, अंकल प्लीज मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। अविनाश जी, समझ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से गया हूँ। किसी के भरोसे का फायदा कैसे उठाते हैं, किसी को अपनी बातों से बेवकूफ कैसे बनाते हैं, सबको अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपने गलत इरादों को अंजाम कैसे देती हैं, यह तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से आता है। अयांश, मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं है अंकल। मैं तो आरजू से प्यार करता हूँ। यह सुनते ही अविनाश जी का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उन्होंने अयांश के मुंह पर लगातार न जाने कितने ही तमाचे जड़ते हुए गुस्से से कहा था ना, मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। इसी दौरान अयांश लड़खड़ाकर दीवार के साथ जा लगा और उसके माथे से खून रिसने लगा। उसकी यह हालत देखकर आरजू के आंसू बह उठे। अविनाश जी उसे सीढ़ियों से नीचे लगभग घसीटते हुए लेकर गए। अयांश की ऐसी हालत देखकर राधा जी भी घबरा गईं। राधा जी ने घबराते हुए पूछा, क्या हो गया जी? अविनाश जी गुस्से से, क्या हो गया? तुम्हारे इस घर में रहते हुए तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? जिसे तुम बेटा बेटा कहकर घर के अंदर बिठाए रखती हो, आज उसी ने इस घर की इज्जत मान मर्यादा को दांव पर लगा दिया। अयांश, अंकल एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अविनाश जी, मेरा बस चलता तो तुम्हें जिंदा गाड़ देता। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविनाश ने गुस्से से जलती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, अंकल मैं यहाँ से मुंह छुपाकर नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आरजू से प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले ऐसे बीच रास्ते में साथ नहीं छोड़ते। अयास ने मजबूत लहजे में कहा। आरजू जो अब तक सदमे में ही वहीं जमसी गई थी, सच्चाई का सामना करवाते हुए साहिल उसे पकड़कर नीचे ले आया। अयास की बात सुनकर अविनाश जी का गुस्सा सारी हदें लांघ गया और उन्होंने अपने सामने से लकड़ी का डंडा उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ गए और कहने लगे, आज तुम्हारे प्यार का भूत तो निकालना पड़ेगा। यह कहते हुए डंडे से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। आरजू अयांश की हालत पर आंसू बहाती हुई वहीं दीवार के साथ सहमी सी खड़ी रही। उनका हर बार भले ही अयांश के जिस्म पर हो रहा था, पर जख्मी आरजू का दिल हो रहा था। आरजू की ऐसी हालत देखकर साहिल के भी आंसू बह उठे और उसने आरजू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अविनाश जी, लड़के यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा ना हो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। अयास की आंखों में इस वक्त डर नहीं बल्कि जुनून दिखाई दे रहा था, अपनी मोहब्बत के लिए मर मिटने का जुनून। उसने उसी मजबूत लहजे में कहा, अंकल अगर आप मुझे जान से भी मार दोगे ना, तब भी मैं यही कहूँगा कि मैं आरजू से प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। अविनाश जी गुस्से से फिर से हाथ उठाने को हुए तो आरजू ने तेज आवाज में कहा, पापा प्लीज उसे मत मारिए। अयाज की हालत अब उसके बर्दाश्त के बाहर थी। अपने प्यार को इस तरह देखकर उसके दिल पर क्या गुजर रही थी यह वो ही जानती थी। इसलिए पहली बार अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए अपने पापा के सामने इतनी आवाज के साथ इतना ही कह पाई। उसकी आवाज सुनकर अविनाश जी के हाथ वहीं रुक गए और उन्होंने गुस्से से आरजू से तेज आवाज में कहा, आरजू अंदर जाओ। आरजू कांपती आवाज में, पापा प्लीज। अयांश, मैंने कहा आरजू अंदर जाओ। अविनाश जी की गरजती आवाज सुनकर आरजू का जहन अंदर तक कांप उठा और वो वहीं बुत बन गई। अविनाश जी गुस्से से, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यह सुनते ही साहिल ने भी सहमकर आरजू का हाथ छोड़ दिया और आरजू अंदर की तरफ दौड़ गई। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह गया। हमेशा से उसे इसी बात का डर था, आज उसका डर सच साबित हो गया था। उसका दिल डूब सा रहा था। आंसू अब सिसकियों में बदल चुके थे। अविनाश जी गुस्से से अयांश को घर के बाहर की तरफ ले जाते हुए, तुम निकलो यहाँ से, बहुत तमाशा कर लिया तुमने और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अयांश उनके सामने हाथ जोड़ते हुए, अंकल प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। एक बार मेरी बात तो सुनिए, मेरे लिए नहीं तो अपनी बेटी की खुशी के लिए। अविनाश जी, मैं बाप हूँ उसका, मुझे पता है मेरी बेटी की खुशी किसमें है। यह तुम मुझे समझाने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। यह कहते हुए उन्होंने आंस को दरवाजे से बाहर धकेल दिया।
इससे पहले कि वो सड़क के बीचों बीच गिरता, उसको किसी ने थाम लिया और कहा, बस कीजिए अविनाश साहब। अयास को इस हालत में देखकर विराट जी का सीना छलनी हो गया। जिस बेटे पर जरा सी खरों से उन्हें तकलीफ होती है, उसे इस हालत में देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। अयास ने उनकी फीलिंग्स को समझते हुए उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, डोंट वरी डैड, मैं ठीक हूँ। विराट जी, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि कितना ठीक है तू। पहली बार मैंने तुझे इतने दिन खुद से दूर रखा है। तू जानता है हर दिन तुझे कितना मिस किया, और आज जब तुझे इतने दिनों बाद देखा, वो भी इस तरह। ये कहते हुए उनकी आंखों के कोने भीग गए। अयास उनका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए, डैड आपको क्या लगता है मैंने आपको मिस नहीं किया? मैंने भी हर दिन आपको बहुत मिस किया। आपके बिना मैं बहुत अकेला सा महसूस कर रहा था। अब आप आ गए हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए एक बार फिर उनसे लिपट गया। विराट जी, हाँ सब ठीक हो जाएगा जब इन जख्मों पर मरहम लगेगा। अब बैठो। उन्होंने अयास को बिठाकर उसके जख्मों पर मेडिसिन लगानी शुरू कर दी। अयास की आंखों में छलके आंसू देखकर विराट जी ने उसे प्यार से सहलाते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? अयास, नहीं डैड, यह कहकर वो चुप हो गया, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। विराट जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए, क्या हुआ बेटा? यह सुनकर अयास ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, डैड वो बहुत तकलीफ में है, मुझे आरजू से मिलना है। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है डैड। हमेशा उसका साथ निभाने का वादा किया है उसे। उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता डैड। पता नहीं किस हालत में होगी वो। बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ कि उसका अयास हमेशा उसके साथ है, चाहे जो भी हालत हो। डैड प्लीज डैड। विराट जी, समझ रहा हूँ बेटा तेरी फिक्र को, पर तुझे क्या लगता है तुझे कोई मिलने देगा आरजू से? अभी अभी इतना कुछ हुआ है। अभी अविनाश जी गुस्से में हैं। अभी तुम्हारा जल्दीबाजी में उठाया कोई भी कदम बात को और बिगाड़ सकता है। सुबह ठंडे दिमाग से बात करते हैं, तक उन्हें भी कुछ सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। अयांश, लेकिन डैड, रात तो अभी बहुत बाकी है, मुझसे नहीं रहा जाएगा। विराज जी ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, अयांश समझ लो, ये तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है। बस बेटा थोड़ा सा सब्र रख। दूसरी तरफ आरजू रो रो कर हलकान हो चुकी थी। उसे देखकर राधा जी का मन भर आया। उसे संभालने के लिए उन्होंने जैसे ही आरजू की तरफ कदम बढ़ाए, अविनाश जी की आवाज ने उनके कदम रोक दिए। उन्होंने ठोस लहजे में कहा, अपनी बेटी के पास जा ही रही हो तो उसे सही और गलत में फर्क समझाओ। उसकी शादी सार्थक से होने वाली है, यह बात शायद वो भूल गई है। उसे ये बात याद दिलवाओ। मैं कल ही इसके ससुराल वालों से बात करता हूँ। तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी की विदाई की तैयारी करो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें पहले ही निभानी चाहिए थी, उसे कम से कम अब तो पूरा करो। यह सुनते ही आरजू का दिल तो बैठ सा गया। राधा जी ने उसके पास बैठकर प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ये क्या कर दिया तूने बेटा? अपने पापा को जानती हो ना, वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए बेटा, ये बेकार की जिद छोड़ दो। इससे तुम्हें दर्द के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकती हूँ माँ। मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल को समझाने की, उससे दूर रहने की, उससे बात ना करने की, पर वो ना जाने कब वो दिल से होते हुए मेरी आत्मा में बस गया। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। प्लीज पापा को मना लीजिए माँ। प्लीज माँ, मेरे लिए। अगर आप पापा से कहेंगी तो शायद वो मान जाए। प्लीज माँ, प्लीज। आरजू ने माँ से आस बांधते हुए कहा। उसे इस तरह बिखरा हुआ देखकर राधा जी का वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो चाह कर भी अपनी बेटी का साथ न देने के लिए बेबस थी। अपने आंसुओं को छुपाते हुए उन्होंने जल्दी से वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। उनके जाते ही आरजू के मन में जगी छोटी सी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया और उसके आंसू बह उठे। वो घुटने में सिर छुपाए रो रही थी। साहिल ने उसे इस तरह देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो आरजू उसके गले लग गई। साहिल ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बस करो दीदी, कितना रोगी आप? रोने से किसी बात का हल नहीं निकलेगा। साहिल ने उसे चुप कराते हुए कहा, साहिल वो ठीक है ना? इस वक्त उसके पास कोई भी नहीं है। साहिल प्लीज, मुझे अयाज के पास ले चलो। आरजू ने इल्तिजा करते हुए कहा। साहिल बेबसी से, दीदी काश मैं ऐसा कर सकता, पर आप फिक्र मत कीजिए, अयाज अकेला नहीं है। उसके पापा आ चुके हैं उसके पास।
यह सुनकर राजू के दिल को कुछ तसल्ली हुई, पर आने वाले कल का सोचते हुए उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। दोनों एक दूसरे को एक बार देख लेने के लिए तड़प रहे थे। आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे काली रात बन चुकी थी, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आने वाला कल उनके प्यार को किस दिशा में ले जाएगा, इस बात से अनजान उन दोनों को इस रात की सुबह का इंतजार था। अगली सुबह कार्तिक को अपना बैग पैक करता देख हर्षी ने सवाल किया, कहीं जा रहे हो बेटा? कार्तिक, डैड मैं आपको बताने ही वाला था। मुझे लंदन के बहुत बड़े हॉस्पिटल से बहुत अच्छा ऑफर मिला है और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद है डैड। हर्ष जी सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि यहाँ से भागना चाहते हो? यह बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी, कि डॉक्टर कार्तिक ग्रेवाल को ऐसे ऑफर्स की कोई कमी नहीं है। यह बात सुनकर कार्तिक की आंखें नम हो जाती हैं और वो डैड के गले लगकर कहता है, बहुत घुटन महसूस हो रही है, यहाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ टाइम तक इन सब बातों से दूर जाना चाहता हूँ। प्लीज डैड मना मत कीजिएगा। हर्ष जी उसे प्यार से बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब निकलना है? कार्तिक, 5 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। हॉस्पिटल के कुछ जरूरी काम निपटाकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। हर्ष जी इमोशनल होकर, हमें याद तो करोगे ना वहां जाकर? यह सुनकर कार्तिक उनके गले लग जाता है और कहता है, आई मिस यू अलॉट डैड। कीर्ति कॉलेज में है, उसे मैंने बताया नहीं है। अगर उसे बता देता तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता। डैड प्लीज उसे समझा दीजिएगा। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह उठे। निशा जी दरवाजे से बाहर ये सब बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो कार्तिक, जो एक दिन भी उनके बिना नहीं रह पाता था, आज वो उन्हीं की वजह से उनसे इतनी दूर जा रहा था। अपनी हंसती खेलती दुनिया को उन्होंने अपनी बेमतलब की जिद से तबाह कर दिया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।